हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 24 जनवरी 2026, ठीक है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी एकेडमी पे, यानी वेब्स एकेडमी पे। वेब्स एकेडमी 24 हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़े रहिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आपका मिलते रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। क्या है हमारा पहला जो मुद्दा है, बिना कुछ देर के हो क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी जो मुर्मू है, राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। कहाँ? ये नई दिल्ली में। क्या है ये ग्रंथ कुटीर? क्यों मतलब ये समाचार में है? तो ग्रंथ कुटीर होता क्या है ये पहले हम लोग देखेंगे। तो ग्रंथ कुटीर क्या है? राष्ट्रपति भवन में, मतलब जो राष्ट्रपति निवास है नई दिल्ली में, वो में बनाया गया एक क्या है, विशेष सांस्कृतिक पुस्तकालय एवं विरासत केंद्र है। क्या है ये? एक कल्चरल लाइब्रेरी एवं हेरिटेज सेंटर है, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत की जो शास्त्रीय मतलब क्लासिकल जो लैंग्वेज है ना, और उनका प्राचीन ग्रंथों की संरक्षित करना और लोगों के सामने लाना है। ओके, तो ये है ग्रंथ कुटीर। मतलब हम लोग समझे कि क्या है इसमें, क्या क्या होगा, ये भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होगा ग्रंथ कुटीर में। ये हम लोग जो देखते हैं ग्रंथ कुटीर में क्या है कि मतलब लगभग इसमें 2000 से अधिक पुस्तकें और कई दुर्लभ जो पांडुलिपियां हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। 11 शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में रचनाएं, जैसे हो गया संस्कृत, हो गया तमिल, हो गया तेलुगु, हो गया कन्नड़, हो गया मलयालम, हो गया उड़िया, हो गया मराठी, हो गया पाली, हो गया प्राकृत, हो गया असमिया, हो गया और बंगाली विषयों में शामिल है। ओके, और ये क्या है, महाकाव्य जैसे दर्शन हो गए, महाकाव्य हो गया, दर्शन हो गया, व्याकरण हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भक्ति, साहित्य और भारतीय जो परंपरा है वो इसमें क्या होगा, सम्मिलित होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि लगभग 200 से 2000 से अधिक पुस्तकें हैं और कई दुर्लभ जो पांडुलिपियां हैं, ठीक है। और 11 जो क्लासिकल हमारा जो इंडियन भाषा लैंग्वेज है वो भी है, शामिल हुआ है। और महाकाव्य हो गया, दर्शन हो गया, ये सब भी इसमें रहेगा, ठीक है। कहाँ? कुटीर ग्रंथ में, जो कहाँ बना है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या है ना कि भारत की बौद्धिक सॉरी बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और प्राचीन ज्ञान को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। युवाओं और शोधकर्ताओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए भी ये रखा गया, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि शास्त्रीय भाषाएं भारत की संस्कृति और ज्ञान की नींव है। तो ये भी आपका पॉइंट जो है ना, ये आपका ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे वर्ड को या सेंटेंस को आप कहीं भी कोड कर सकते हैं जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो। ओके, और क्या है कि मतलब ये ग्रंथ कुटीर का हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा महत्व जानते हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला जो है क्या है कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति का इससे क्या होगा, संरक्षण होगा। ग्रंथ कुटीर में लगभग कितना है, 2000 से भी अधिक मतलब पुस्तकें हैं, लगभग 50 आपका पांडुलिपियां शामिल है, 11 आपका क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तमिल भाषा हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, ये सब क्या है, और संग्रह भारतीय ज्ञान दर्शन, ये सब क्या है इसमें, जैसे संविधान जैसे विषयों को भी सुरक्षित इसमें रखा गया है। ओके, दूसरा क्या है इसका जो महत्व, ये हम लोग देखते हैं कि दूसरा महत्व है कि भारतीय भाषाओं को सम्मान और पहचान दिलाना है, ठीक है। जैसे 11 भाषा जो है क्लासिकल भाषा को दर्जा मिला गया है, ठीक है। भारतीय भाषा को 11 भाषा को दर्जा मिला है, और ग्रंथ कुटीर इन भाषाओं में क्या है, रचित जो महान कार्यों का एक जगह रखकर भाषाई साहित्य पहचान को और भी क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। ओके, इतिहास थर्ड क्या है हमारा कि इतिहास और परंपरा से सीख मिलेगा, ठीक है। जैसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे भारतीय हमारे जो समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि कैसे हमारी भाषाओं और विचारों ने विज्ञान, योग, आयुर्वेद और गणित जैसे क्षेत्रों में क्या योगदान दिया है, तो ये भी हमें बतलाता है। और इससे क्या होगा, चौथा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा ये क्या कि युवाओं को ये प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि शास्त्रीय भाषाओं के ज्ञान को बढ़ावा देना और युवाओं को कम से कम एक शास्त्रीय भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि जो नई पीढ़ी है हमारा वो अपने संस्कृति मूल्य और मूल ज्ञान से जुड़ पाएंगी। ओके,
तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट इसका महत्व है क्या है कि पांचवा जो एकता में विविधता का भी प्रदर्शन करेगा। केंद्र भारत की भाषाई विविधता और उसकी ज्ञान परंपरा को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा, और जिससे क्या होगा कि देश और संस्कृति समृद्धि को विश्व स्तर पर दिखाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, शास्त्रीय भाषा जो हम लोग इतने देर से बोल रहे थे वो क्या होता है, ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है उसका। तो देखिए, जैसा होता है ना, किसी भाषा को शास्त्रीय तब माना जाता है ना जब उसमें क्या होता है, बहुत प्राचीन साहित्य, जैसे आमतौर पर 1500 से 2000 वर्ष से भी पुराना उसमें प्राचीन साहित्य हो, उच्च स्तर की मौलिक रचनाएं हो, समृद्ध व्याकरण हो, साहित्यिक परंपरा है, और क्या है, आधुनिक भाषाओं पर उसका गहरा प्रभाव हो, तभी वो क्या माना जाएगा, शास्त्रीय भाषा माना जाएगा। ओके, तो ये अभी आपको पॉइंट याद रखिएगा। बहुत प्राचीन हो, जब कम से कम लगभग आपका 1500 से 2000 पुराना हो, उच्च स्तर की इसमें मौलिक रचनाएं हो, दूसरा थर्ड है समृद्ध व्याकरण एवं साहित्यिक परंपरा हो, और क्या है, फोर्थ जो है कि आधुनिक भाषाओं पर इसका क्या है, गहरा प्रभाव हो। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि इसका महत्व क्या है, भारतीय शास्त्रीय भाषा का महत्व है, तो वही है जो मतलब पीछे हम लोग भारतीय ज्ञान की परंपरा का ये नींव है। ठीक है, दूसरा क्या है, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जड़ होती है, संस्कृति और पहचान ये बताती है। और फोर्थ क्या है, शोध एवं शिक्षा में महत्व भी इसका रहता है। ओके, तो ये भी आपका है। और भारतीय भाषा शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन है, जो अभी 11 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। देखिए, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम, उड़िया यानी ओडिया, जिसको पहले उड़िया बोला जाता था, उड़िया, मराठी, ये सब क्या है हमारा, और पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज दिया जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारा जो पहला इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें लगाया गया हमसे क्यों, क्या कह रहा है कि ग्रंथ कुटीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित है। ओके, इसमें क्या है, पहला कथन हो गया, यह राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित है, इसमें केवल संस्कृत भाषा के ग्रंथ रखे गए हैं। तो क्या इसमें केवल संस्कृत भाषा का ग्रंथ रखे गए, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए जो क्या है कि ये ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय साहित्य और पांडुलिपियों को भी संरक्षण करना है। यानी कथन हमारा जो 1 2 3, यानी 2 हमारा क्या गलत है, तो 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 हमारे लिए सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की शास्त्रीय भाषा है, तो ये हमारा कौन सा है, उड़िया है। यहाँ पे ना पंजाबी है, ना गुजराती है, और ना ही उर्दू है, और कौन सा उड़िया है। और हमारा 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें मराठी को भी शामिल किया गया है। अगला जो हमारा मुद्दा है कि एम्बिशियस स्कीम टू सुपर नेक्स्ट जनरेशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हिट्स हर्डल, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करवाया जा रहा है, एक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और जेएम की रिसर्च एंड एनालिटिक के अनुसार क्या कह रहा है कि भारत की एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना गंभीर बाधाओं का सामना कर रही है। क्या कर रही है, तो ये पहले योजना जो है हमारे लिए क्या है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल आपका केमिस्ट्री सेल PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, ये क्या है कि ये योजना जो है 2021 अक्टूबर 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा क्या किया गया था, शुरू करवाया गया था। उद्देश्य इसका क्या था कि भारत में अगली पीढ़ी की बैटरियां बनाना, ठीक है, का निर्माण करना, जैसे लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करवाना होता है, इलेक्ट्रिक वाहन जो है और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पहला जो है हमारा कि आपका भारत में ही क्या है कि अगली पीढ़ी का बैटरी का निर्माण करना। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देना। थर्ड क्या है, चीन पर निर्भरता को कम करना। भारत में स्थानीय बैटरी आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है, क्या आपका एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कुल बजट जो इसका हुआ था ना 18,100 करोड़ रुपया बजट रखा गया था। लक्ष्य क्या था, 2026 तक 50 गीगावाट तक क्या है आपका
आपका बैटरी सेल का निर्माण क्षमता विकास करना, और न्यूनतम निवेश जो है आपका प्रति जो कंपनी है वो कितना करेगा, 1100 करोड़, ठीक है। और अधिकतम जो सब्सिडी दिया जाएगा वो आपका 2000 प्रति किलो वाट पे दिया जाएगा। ओके, स्थानीय निर्माण अनिवार्यता क्या है, 2 वर्षों में 25%, 5 वर्षों में 60%। इस पर ये क्या करेगा, स्थानीय निर्माण अनिवार्यता, मतलब ये आपका अनिवार्य है, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है अभी तक, तो इसका ये देखते हैं कि 2025 तक क्या है। देखिए, लक्ष्य जो था आपका 50 गीगावाट वाट तक है था, लेकिन वास्तविक स्थिति में केवल 1.4 गीगावाट तक मतलब समय पर चालू हुआ है। और इसका जो आपका जो मतलब 8.6 गीगावाट का क्या था आपका लक्ष्य था, जिसका निर्माणाधीन लेकिन क्या है, देरी से हो रहा है। सब्सिडी इसमें दिया जा रहा है 0% जारी, मतलब क्योंकि कोई बिक्री नहीं हुई है तो इसलिए 0% इसका आपका वास्तविकता रह रहा है सब्सिडी में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्या बोल रहा है कि प्रमुख कंपनियां क्या क्या है, आपका इसमें चयनित लाभार्थी जो है आपका क्या है, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, रिलायंस आपका न्यू एनर्जी हो गया, कंपनी हो गया, राजेश एक एक्सपोर्ट है वो भी हो गया, हायुंडई जो बाद में ये बाहर हो गया, ठीक है, पहले हायुंडई भी आपका इसमें शामिल था। इन कंपनियों के बैटरी निर्माण का कोई बड़ा पूर्व अनुभव नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनको अनुभव नहीं था। ओके, और बैटरी अनुभव वाली कंपनियां जैसे अमारा राजा हो गया, एक्साइड हो गया, उच्च बोली की वजह से ये क्या हो गया था, बाहर हो गया था। कहीं ना कहीं ये हमारा चुनौतियों का ये प्रदर्शित कर रहा है, कमियां ये प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है आपका एडवांस केमिस्ट्री जो सेल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में चुनौतियां क्या है। देखिए, तकनीकी निर्भरता जो है क्या है, अभी भी बना हुआ है। भारत के पास जो है ना, अभी भी बैटरी सेल डिजाइन, केमिकल प्रोसेसिंग और उत्पादन तकनीक का क्या है, अभाव है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसीलिए क्या है कि भारत चीन पर बहुत अधिक ही निर्भर है, ठीक है। चीन विशेषज्ञों के वीजा में देरी हो रही है, जिसके कारण क्या है, बैटरी संयंत्र लगाने के लिए चीनी इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से वीजा मिलने में देरी हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौतियों में शामिल है। थर्ड क्या है हमारे लिए कि कमजोर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला है, भारत में नहीं है लिथियम का शोधन, ठीक है, मतलब भारत में क्या है आपका लिथियम का शोधन नहीं है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपका कैथोड एनोड बैटरी सेल पार्ट्स का निर्माण नहीं, सब कुछ आयात करना पड़ता है। ये सब जैसे कैथोड एनोड बैटरी सेल का जो भी है आपका प्लेटों का निर्माण करना पड़ता है। नीति क्या है, कठोर हमारे शर्तें यहाँ पे भारत में है, जिसके पर क्या होता है कि जैसे आपका पीछे भी बोला गया कि 25% जो है आपका क्या है आपका 25% स्थानीय उत्पादन 2 साल में, 60% स्थानीय उत्पादन आपका 5 साल में। तो इतनी जल्दी संभव ये नहीं होगा, क्योंकि उद्योग अभी क्या है, नया नया है। और पांचवा क्या है कि अनुभवहीन कंपनी शामिल है इसमें। जैसे आपके पास चाइनीज जो कंपनी है, आपका जो चयनित कंपनी है वो क्या है आपका, चयनित कंपनियों को बैटरी निर्माण का अनुभव ही नहीं है। अनुभवी कंपनी जो है ना, उच्च बोली के कारण क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। तो इसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं ये चुनौतियों में गिनती आ रहा है, ठीक है। इसका समाधान क्या हो सकता है, तो हम लोग समाधान मांगेगा तो क्या देंगे कि तकनीकी हस्तांतरण माने होना चाहिए, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान हो गया, यूरोप से बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम मतलब लगाने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है, रणनीतिक खनिज नीति अपनाना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया लिथियम, कोबाल्ट, निकल आपकी कि विदेशी में खनन साझेदारी करने की जरूरत है। भारत में रिफाइनिंग आपका प्लांट लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, पीएलआई नियमों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। शुरुआती वर्षों में जैसे सामग्री की शर्तें कम करना होगा, कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का समय देने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए क्या है, समाधान है। फोर्थ क्या है कि R&D को बढ़ावा देना है, अनुभवी कंपनियों को भी शामिल करने के लिए पांचवा जो है आवश्यकता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि इसका जो मैंने आपके लिए क्या है MCQ रखा है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, भारत में अगले पीढ़ी के क्या है बैटरी सेल का
निर्माण क्षमता का विकसित करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है हमारा प्रश्न इस पे कि एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है क्या कर रहा है कि सेबी एक्यूजेज पीडब्ल्यूसी ईवाई एग्जीक्यूटिव ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नोटिस। देखिए हमारे लिए कुछ नहीं है, यस बैंक है ना, यस बैंक के द्वारा क्या किया गया था कि कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग नियम का उल्लंघन किया था इसके यस बैंक के अधिकारी ने। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, वो क्या कहा था कि मामला ये यस बैंक के 2022 के शेयर ऑफर से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा कि आरोप लगाया कि इन लोगों को असार्वजनिक कीमत संवेदनशील जानकारी, मतलब एक होता है ना कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होता है यूपीएसआई साझा की, जिससे क्या हुआ अन्य लोगों के शेयर को अवैध लाभ कमा सका। ठीक है, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जरूरी जो है ना सेबी है। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा आज कि सेबी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैं ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेबी सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना हुआ था 1988 में। सेबी को क्या किया था, एक नियामक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ था, कानूनी दर्जा जो मिला इसको 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा मिला। ठीक है, जो 1992 में लागू हुआ, जिससे ये इसे पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। इससे ही सेबी एक्ट 1992 से इसको कानूनी अधिकार भी प्राप्त हो गया। इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है अभी ये कौन है, एम रमेश कुमार। ठीक है, ये कौन सा है वर्तमान में अध्यक्ष, इसका एम रमेश कुमार है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, तो ये भी हम लोग देखें, निवेशक इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, निवेशकों को इन्वेस्टर को धोखाधड़ी और गलत व्यापार से बचाना है, आपका पूंजी बाजार में पारदर्शिता लाना है, शेयर बाजार में खुला और निष्पक्ष लेन देन की सुनिश्चित करवाना है। आपका अगला जो इसका उद्देश्य है कि नियमन और विकास यानी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट करना है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे डेरिवेटरी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और ब्रोकर को नियंत्रित करने की इसका उद्देश्य होता है। ओके, अब बाजार के अनुशासनात्मक जो है, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, इन्फोर्समेंट है, वो लागू करता है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, जैसे अभी जो मुद्दा आया यस बैंक का, फ्रॉडलेंट जो है आपका प्रैक्टिसेज हो गया और मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने की इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका जो आपका फंक्शंस जो होता है क्या करेगा ये, देखिए रेगुलेटरी फंक्शन है इसका, सेबी बाजार के नियमन और नियम को लागू रखता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव जो फंक्शन है इसका क्या है, आपका निवेशकों को धोखाधड़ी और नुकसान से बचाता है। डेवलपमेंट जो फंक्शन है इसका, नए वित्तीय उत्पाद हो गया, निवेश साधनों का विकास ये करता है। ओके, और इनका जो प्रमुख अधिकार है, पावर ऑफ सेबी क्या है, देखिए कंपनियों और निवेशकों पर निगरानी रखना, आईपीओ और शेयर ऑफर की अनुमति देना कि कौन जारी कर सकता है कौन नहीं जारी कर सकता है। तो आईपीओ वगैरह जो है ना, यही ये क्या करता है, अनुमति देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, प्राइस मैनिपुलेशन हो गया, जैसे अनियमितताओं पर दंड लगाता है। स्टॉक जो ब्रोकर हुआ, म्यूचुअल फंड के संचालन को भी ये क्या करता है, निरीक्षण करता है। अब सेबी एक्ट का जो है थोड़ा सा प्रावधान हम लोग देख लेते हैं 1992 का, कि क्या है आपका जो सेक्शन इसका 11 है, वो क्या करता है, सेबी को पूंजी बाजार नियमन और विकास के लिए शक्तियां प्रदान करता है। 11 बी, देखिए आपका 11 बी जो है सेक्शन धारा 11 बी इसका इनसाइडर ट्रेडिंग पर कार्रवाई करता है। तो इसी के तहत ना ये क्या क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब को रोकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 11 सी हो गया कि इन्वेस्टिगेशन पावर देता है। 11 डी हो गया कि सेबी को ऑर्डर जारी करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। अन्य महत्वपूर्ण भी नियम और अधिनियम है, जैसे सेबी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 2015 है। सेबी आपका सस्टेनेबल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011 है। सेबी म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलेशन 1996 है। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा मुद्दा है, आपके लिए मैं क्वेश्चन इसका लगाया हूँ, मैं आगे आपको ये मुद्दा करवा के मैं उसका भी क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा मुद्दा है कि पूल बॉडीज ऑफ 42 नेशन टू वर्क टुगेदर ऑन की इश्यूज। क्या है ना कि अभी नई दिल्ली में क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में 2026 का। इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा
इसको बड़ा करते हैं। क्या बोल रहा है कि 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन क्या हुआ, दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग और सुधार को बढ़ावा देना था। सम्मेलन में 42 देशों का चुनाव प्रबंधन निकाय जो है आपका इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज आपने भाग लिया है। और क्या है कि 42 देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी यानी चुनावी जो प्रबंधन संस्थान ने क्या नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का समापन सत्र में दिल्ली डिक्लेरेशन जो 2026 को है एक मत से अपनाया गया है। इन निकायों ने क्या किया है, चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। तो ये क्या है, मुद्दा है। और यहाँ पे जो है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन जो है 2026 इसकी मुख्य प्रतिबद्धताएं क्या क्या है। तो पहला जो है ना कि मतदाता सूची जो 42 देशों ने ईएमबीएस ने 5 प्रमुख क्षेत्रों में साझा करने का कार्य निर्णय लिया है। तो पहला तो मतदाता सूची में सूची की शुद्धता, जैसे प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स क्या है, सटीक और अपडेट मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है। सभी योग्य मतदाता का नाम और पहचान सुनिश्चित करवाना होगा। दूसरा में है आपका कि चुनावों का निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी होना भी आवश्यक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क के अनुरूप परिणाम होने की मतलब होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि चुनाव आपका सही ढंग से होगा। ठीक है। शोध और प्रकाशन, जैसे चुनाव व्यवस्थाओं और विधियों और लोकतांत्रिक प्रथाओं पर समृद्ध शोध तैयार करना होता है। जैसे वैश्विक रिपोर्ट और प्रकाशनों के माध्यम से ये क्या होगा, ज्ञान आप साझा करना पड़ेगा। ओके। फोर्थ है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। चुनावों में तकनीक का जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करना, जैसे डिजिटल टूल्स, मतदाता सहायता हो गया, और गलत जानकारी से क्या होना है, लड़ना है। भारत की पहल है ईसीआई नेट जैसे प्लेटफॉर्म को साझा और सहयोग के लिए प्रस्ताव। फिफ्थ है आपका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। चुनाव अधिकारियों और ईएमबीएस के कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी ये जोर देता है। और भारत का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है वो वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। तो इसका 5 ये प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं। और इसका जो वैश्विक महत्व होगा, ये क्या होगा कि वैश्विक लोकतंत्र में भारत की भूमिका बढ़ेगा। जो ये पहल है ना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों के निर्माण और साझा अनुभव का केंद्र को रूप में उभार रहा है। विशेषकर जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर बल दिया है। सेकंड क्या है कि लोकतंत्र और चुनावी प्रशासन की वैश्विक सहयोग होगा। और थर्ड है आपका चुनावी सुधार और नवाचार का आदान प्रदान होगा। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदाहरण वैश्विक साझेदारी के लिए मॉडल बनेगा। और यह तकनीक जो है प्रशिक्षण आधारित सिस्टम पर भी वैश्विक बातचीत को आगे बढ़ावा देगा। इसका जो अब थोड़ा सा है यहाँ पे है कि भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ये देखते हैं। स्थापना जो हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कानूनी आधार इसको किससे मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 आर्टिकल 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहां से इसका कानूनी आधार प्रदान होता है। और स्वतंत्र